जिंदगी के सफर में अकेले थे। तो इस तरह से ये गाना रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लिखते 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 अचानक एक जगह पे आके शकील साहब का कलम रुक गया। रफी साहब ने कहा कि मेरे जहन में एक लाइन आई है, अगर आप कहें तो मैं पेश करूं। जी जी जरूर पेश कीजिए। तो रफी साहब ने वहां पे एक लाइन लगाई, उलझने थी ख्यालों पे छाई हुई, लाइन को रख लिया गया। गम की मौजें थी दिल में समाई हुई। ग्रेट लेजेंड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब और सलाम पेश करता हूं, और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपकी खिदमत में। रफी साहब के प्रस्तार, यूं तो रफी साहब के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं नई तरीके से कोई नई बात करूं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिन्हें पिछले 75 सालों से लोग सुन रहे हैं, जिनके बारे में कहते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी का कोई भी ऐसा गोशा तो नहीं है कि जिस पर मजीद नए तरीके से रोशनी डाली जा सकती है। अलबत्ता हम उन्हीं बातों को याद कर लेते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, पर इसके बावजूद कभी कभी कोई ऐसा गोशा सामने आ जाता है कि दिल चाहता है कि हम उसे आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि रफी साहब को बैडमिंटन का बड़ा शौक था। सर्दी के दिनों में अक्सर वो बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। कैरम बोर्ड का शौक उन्हें था और घर के बच्चों के साथ बैठ के खाली औकात में कैरम बोर्ड खेल लिया करते थे। पतंगबाजी का शौक तो उनका बहुत ही मशहूर है, और मन्ना डे के साथ उनकी जो पतंग की पेच की कहानी वो भी आप जानते हैं। तो इस तरह के कई शौक रफी साहब के साथ भी लगे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रफी साहब को शेर व शायरी से भी खास लगाव था। नज्म हो या गजल हो, वो बहुत पसंद करते थे और अक्सर बड़े दिलदादा थे, और अक्सर बेशतर बेहतरीन शायरों के कलाम पढ़ते हुए वो नजर आते थे। और इतना ही नहीं, अपनी गजल गायकी में खास तौर से उन्होंने खयाम साहब की खिदमत हासिल की थी, ताकि उनकी गजल गायकी को एक और नया रंग मिल सके। उन्होंने सुदर्शन फाकिर हों या कृष्ण नदीब हों, या कंवर महेंद्र सिंह बेदी हों, या फिराक गोरखपुरी हों, या फैज अहमद फैज हों, तकरीबन बेहतरीन शायरों के कलाम को अपनी आवाज दी। और जाहिर सी बात है कि फिर गालिब, मीर, दर्द, सौदा ये कैसे बचे रह जाते। तो इस तरह से भी उनकी उस कैफियत का अंदाजा होता है, उनकी तबीयत का अंदाजा होता है कि वो शेर व शायरी के भी बड़े दिलदादा थे। गरचे हमें पता चला है कि रफी साहब कभी कभी कुछ शेर वगैरह कह भी लिया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास वो मवाद मौजूद नहीं है, लिहाजा हम उसे आपको दिखाने या आपके सामने पेश करने से कासिर हैं। लेकिन एक कहानी का हमें पता चला है। ये कहानी कितनी ऑथेंटिक है इस बाबत भी मैं कुछ अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं वो कहानी आपके सामने जरूर पेश करना चाहूंगा। ये बात है 1963 की, जब फिल्म नर्तकी आई थी। इसके हीरो थे सुनील दत्त और हीरोइन थी नंदा जी। फिल्म के गाने लिखे थे शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था रवि साहब ने। और जैसा कि आप जानते हैं कि रवि साहब और रफी साहब आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, और इधर शकील बदायूनी ये भी रफी साहब से काफी जुड़े हुए थे। बल्कि एक दौर था कि जब नौशाद साहब, शकील बदायूनी साहब, मोहम्मद रफी साहब और दिलीप कुमार साहब अक्सर व बेशतर इनकी शामें साथ ही गुजरती थी। बहरकैफ, तो नर्तकी में जब इस गाने की धुन बनी, जिंदगी के सफर में अकेले, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, तो उस वक्त कंपोजिशन बनाते वक्त शकील बदायूनी रफी साहब के घर पे मौजूद थे, और रफी साहब भी उस महफिल में हाजिर थे। अब हुआ कुछ यूं कि रवि साहब अपनी धुनें तश्कील करते, धुनें सजाते, और उसके बाद में शकील बदायूनी उस पर कोई लाइन लिखते, कोई बात लिखते, और फिर उसके बाद रफ़ी साहब उसे गुनगुना के उसे एक शक्ल देते,
तो इस तरह से ये गाना रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन लिखते 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 अचानक एक जगह पे आके शकील साहब का कलम रुक गया। अब वो सोचने लगे कि इस लाइन के बाद मैं दूसरी लाइन क्या लिखूं। रफी साहब भी हारमोनियम पे उंगलियां टिकाए इंतजार में थे कि अब शकील साहब कोई अगली लाइन कहें तो फिर वो उस पे धुन अपनी वो सेट करें। रफी साहब भी बैठे। जब अच्छा खासा वक्त गुजर गया तो रवि साहब ने पूछा कि शकील भाई क्या हो। तो शकील साहब ने कहा कि भाई इसके आगे मैं क्या लिखूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी मदद करें और आप बताएं कि यहां इस जगह पे कौन सी लाइन होनी चाहिए। तो रवि साहब ने कहा कि हुजूर मैं मौसीकार हूं, मेरा काम हारमोनियम बजाना धुन बनाना है, मौसीकी देना है। मैं भला कहां ये आपकी शायरी की बातें समझता हूं या समझ पाऊंगा। लिहाजा आप मुझे तो माफ कीजिए, आप सोचिए और बताइए कि क्या लिखना है। रफी साहब ने कहा कि मेरे जहन में एक लाइन आई है, अगर आप कहें तो मैं पेश करूं। जी जी जरूर पेश कीजिए। तो रफी साहब ने वहां पे एक लाइन लगाई। जब रफी साहब ने वो लाइन लगाई तो वो लाइन शकील साहब को भी बहुत पसंद आ गई और धुन में भी वो बिल्कुल फिट बैठ गई। तो उस लाइन को रख लिया गया। यानी कि जहां पे शकील बदायूनी साहब की गाड़ी रुक रही थी वहां पे रफी साहब के थोड़े से एक लाइन से पुश करने से वो गाड़ी फिर आगे की तरफ चल निकली और वो गीत मुकम्मल हो गया। गीत मुकम्मल हो गया, उसकी रिहर्सल हो गई। उसके बाद रफी साहब ने कहा कि मैं आप दोनों हजरात से एक गुजारिश करना चाहता हूं। कहा जी कहिए। किसी को ये मत बताइएगा कि ये लाइन इसमें मैंने लगाई है, ये मेरी लाइन है, आप किसी को ना कहें। क्योंकि बस वो चूंकि ये माहौल बना हुआ था और उस वक्त मेरे जहन में वो लाइन चली आई तो मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोगों ने उसे गाने में रख भी लिया। लेकिन वादे कीजिए कि आप लोग इस बात का जिक्र किसी और के सामने नहीं करेंगे। रवि साहब और शकील साहब ने वादा कर लिया कि भाई चलिए ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो इस तरह से गाना पूरे का पूरा मेरा हो गया, हालांकि इसमें आपकी भी शमूलियत है। रफी साहब ने कहा नहीं, मेरा कुछ भी इसमें योगदान नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस एक यूं समझ लीजिए कि लाइन आ गई तो मैंने आपको बता दिया। रवि साहब ने और शकील साहब ने रफी साहब से इस बात का वादा कर लिया कि आने वाले दिनों में कभी भी उनकी जुबान से यह बात नहीं निकलेगी। गोया उस दिन उस गाने के साथ एक राज दफन हो गया। फिल्म आई, गाने बड़े हिट हुए और ये नगमा तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बार बार सुनने के बाद भी सच कहें तो दिल नहीं भरता। लेकिन वो लाइन कौन सी थी जो रफी साहब ने वहां दुरुस्त करवाई थी, उस लाइन का पता नहीं चल पाया। बहरहाल अब हुआ ऐसा कि डॉक्टर सुमित पॉल ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने रफी साहब के ऊपर में हालिया अभी पीएचडी किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने रफी साहब के ऊपर पीएचडी किया, यानी कि बहुत सारे ऐसे मामलात और बहुत सारी ऐसी बातें कि जिन्हें हमें सुमित साहब से भी जानने को मिल सकता है। तो सुमित साहब ने बताया कि मैंने अपनी थीसिस मुकम्मल करने के दौरान जब रवि साहब से मुलाकात की और रवि साहब ने जब दौरान गुफ्तगू इस बात का जिक्र किया तो मैंने पूछा उनसे कि आखिर वो लाइन क्या थी। तो रवि साहब ने कहा कि भाई मैं तो रफी साहब से वादा कर चुका हूं कि मैं कभी भी अपनी जुबान पे इस लाइन का जिक्र लेकर नहीं आऊंगा। लेकिन सुमित पाल साहब के बहुत ही गुजारिश करने पे, बहुत ही इसरार करने पे रवि साहब ने मजबूर होकर वो लाइन सुमित पाल साहब को बता दिया। जब मुझे ये खबर मिली कि सुमित साहब को वो लाइन पता है जो रफी साहब ने दुरुस्त करवाया था, तो अब मेरे मन में थोड़ी सी बेचैनी पैदा हुई और मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी कहानी, इतना बड़ा राज, अगर इसके राज तक मैं पहुंच जाऊं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और अगर इस राज को लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा तो आप लोगों की खुशी का आलम क्या होगा। तो मैंने सुमित साहब को फोन किया और सुमित साहब को बताया कि मैं आज एक स्टोरी करने जा रहा हूं जिसमें आपका भी जिक्र है और इस वाकई का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो लाइन बताएं जो लाइन रवि साहब ने आपको बताई थी।
तो सुमित साहब ने बड़ी मुआज़रत के साथ कहा कि देखिए ऐसा है कि रफ़ी साहब से रवि साहब ने वादा किया था कि वो बात किसी को नहीं बताएंगे, और अगरचे रवि साहब ने मुझे बता दिया है, लेकिन रवि साहब ने मुझसे ये वादा लिया है कि आप इस बात का जिक्र कभी भी कहीं नहीं करेंगे। अब लीजिए साहब, गाड़ी तो वहीं की वहीं पहुंच गई, यानी कि जो राज खुलने वाला था वो राज खुलते खुलते फिर डब्बे में चला गया। मुझे भी बड़ी मायूसी हुई। मैंने उनसे बड़ी गुजारिश की कि देखिए ऐसा है कि जब एक बार रवि साहब ने आपके सामने जिक्र कर लिया, उन्होंने जब रफ़ी साहब से किया हुआ वादा तोड़ दिया, वादा खिलाफी कर डाली, तो चलिए ना एक बार आप भी ये वादा खिलाफी कर डालें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके इस वादे के तोड़ने के बाद जो हीरा हमारे हाथों लगेगा उसकी चमक कितनी होगी, और हमारे रफ़ी साहब के जो परस्तार हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके शैदाई हैं, उनको कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन मेरी हजार तर कोशिशों के बावजूद मैं सुमित साहब की जुबान नहीं खुलवा सका। लिहाजा ये वो राज है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सुमित पाल साहब तक ही महदूद है, और जिस दिन उन्हें आप लोगों के जज्बात का ख्याल आ जाएगा तो अपना वादा वो जरूर तोड़ देंगे और उस राज को खोल देंगे। क्योंकि मैं तो इतना ही समझता हूं कि मोहब्बत और जंग में अगर सब कुछ जायज है तो रफ़ी साहब की मोहब्बत में वो इस राज को तो खोल ही सकते हैं, क्योंकि ये राज ऐसा तो है ही नहीं कि जिसके लिए हम इसे सजाए रखें, संजोए रखें और बरसों इसका इंतज़ार करें। अब तक तो इंतज़ार किया क्योंकि इस राज का पता ही नहीं था, लेकिन अब जबकि ये राज लबों के तक आ गया है, ज़बान की नोक तक आ गया है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि उस राज को अफशा कर दिया जाए और रफ़ी साहब के चाहने वालों को एक नई खुशी का एक एहसास दिला दिया जाए। और ये तोहफा आपको हमारे डॉक्टर सुमित पाल साहब ही दे सकते हैं। मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। हालांकि मुमकिन है कि डॉक्टर सुमित साहब को इस बात की नाराजगी भी हो सकती है कि मैंने ये जिक्र आप लोगों के सामने किया, लेकिन मैं भी मजबूर हूं कि मैं वो राज इसलिए आप लोगों के सामने अफशा नहीं कर सकता कि मुझे उस राज का, उस लाइन का पता ही नहीं है। लेकिन बहरकैफ ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और इससे भी साबित होता है कि अगर वहां बैठे बैठे रफ़ी साहब ने उस गाने की एक लाइन को दुरुस्त करवा दिया, वहां पे एक अपनी तरफ से एक नई लाइन उन्होंने फिट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें शायरी से भी शौक तो रहा होगा, क्योंकि ये काम तो शायरों का होता है। इतनी बरजस्तगी और इतने फिलबदी तरीके से किसी लाइन को कह देना, ये तो वही कर सकता है जिसके अंदर शायरी का कमाल हो। मुमकिन है रफ़ी साहब की जिंदगी का ये एक ऐसा खुफिया गोशा था जिससे अब तक उनके घर वाले या उनके चाहने वाले नाबलद हों। उड़ते उड़ते कहीं मैंने पढ़ा था, आज से बरसों पहले की बात है, कि रफ़ी साहब को शायरी का भी शौक था, लेकिन अफसोस कि वो मवाद, वो चीज़ें कभी भी मेरे हाथों में नहीं लग सकी। लेकिन आप तमाम लोगों से इस बात का मैं वादा करता हूं कि जब कभी मेरे हाथों में कोई भी ऐसी चीज़ लगेगी जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये शेर, ये कलाम, ये नज्म, ये गज़ल रफ़ी साहब ने लिखी है, मैं पहली फुर्सत में लेके उसे आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और साथ ही साथ जिस दिन हमें इस बात का इल्म हो जाएगा कि वो लाइन कौन सी थी, तो आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह मैं अपने चाहने वालों से, रफ़ी साहब के चाहने वालों से उस लाइन को ज़रूर शेयर करूंगा। पेश ना करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती, हमारे इख्तियार में नहीं होती। ये कहानी तो मेरे हाथों में थी, लेकिन ये राज मेरे हाथों से अब भी दूर है। तो मैं अपने चाहने वालों से मुआज़रत के साथ आज विदा लेता हूँ, और इस वादे के साथ कि हमेशा आप लोगों की खिदमत में इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ मैं तो आता रहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि बदले में मुझे आप लोगों की तरफ से भी वही प्यार मिले, वही मोहब्बत मिले, वही खुलूस मिले जिसका आप लोग हमेशा इजहार करते आए हैं। तो चलिए एक झलक उसी गाने की जो फिल्म नर्तकी का है और जिसे लिखा था शकील बदायूनी साहब ने। अब तो हम यही कहेंगे कि ये गाना शकील बदायूनी साहब ने ही लिखा था, क्योंकि ये बड़ों के बीच की बात थी। तो इसके लिरिसिस्ट शकील बदायूनी साहब, मौसीकार थे रवि जी, गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। उस गाने की
एक झलक मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं और उसके बाद आप तमाम लोगों से रुखसत। खुदा हाफिज। उलझने थी ख्यालों पे छाई हुई, गम की मौजें थी दिल में समाई।